नमस्कार दोस्तों, प्लांट किंगडम के इस इनक्रेडिबल सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आज हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि कैसे एकदम सिंपल से एल्गी से शुरू होकर पौधों ने धीरे धीरे पूरी धरती पर अपना राज कायम कर लिया और कैसे आखिर में सबसे एडवांस्ड फ्लावरिंग प्लांट्स बने। वाकई ये कमाल की एवोल्यूशनरी स्टोरी है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और समझेंगे कि कैसे पौधों ने पानी को छोड़कर जमीन पर अपना साम्राज्य बनाया। तो तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्लांट्स को क्लासिफाई करने का हमारा तरीका, मतलब उनको ग्रुप्स में बांटने का तरीका, समय के साथ कैसे बदला है। देखिए, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट रटने जैसा नहीं है। ये एक साइंस है। ये समझने की कोशिश है कि कौन सा पौधा किसका रिश्तेदार है। और ये सफर शुरू हुआ था बस पौधों को बाहर से देखकर, और आज हम उनके डीएनए तक पहुंच गए हैं, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने लगे हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है आर्टिफिशियल सिस्टम से, जिसे दिया था लिनियस ने। ये सिस्टम ना बस ऊपर ऊपर की चीजों पर बेस था, मतलब पौधे की आदत कैसी है, पत्तियां कितनी हैं, रंग कैसा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे पत्तियों का शेप और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे फूल, दोनों को बराबर का इंपॉर्टेंस दे दिया। अब आप खुद सोचिए, पत्तियों का आकार तो माहौल के हिसाब से बदल सकता है ना, तो ये सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए फिर आया नेचुरल सिस्टम, जिसे बेंथम और हुकर ने दिया। ये थोड़ा डीप गया। इसने सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर के फीचर्स जैसे एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी को भी देखा। और आज हम यूज करते हैं सबसे एडवांस्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये सीधा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है, मतलब कौन सा पौधा किससे इवॉल्व हुआ, उनका कॉमन एंसेस्टर कौन था। ये है असली कहानी। अब कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट को फॉसिल्स नहीं मिलते, कोई पुराना सबूत नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? वो बन जाते हैं साइंटिफिक जासूस। और उनके जासूसी टूल्स हैं ये। पहला है साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें वो सीधा पौधे की कोशिका के अंदर झांकते हैं और उसके क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखते हैं। ये बिल्कुल पौधे के आधार कार्ड जैसा है। और दूसरा टूल है कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें पौधे के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं उसकी जांच होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो लोगों का डीएनए मैच करके पता लगाना कि वो कितने करीबी रिश्तेदार हैं। ये दोनों टेक्निक्स पौधों के एवोल्यूशनरी राज खोलने में जबरदस्त मदद करती हैं। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं। बात करते हैं प्लांट किंगडम की नींव रखने वालों की, अल्गी, जिन्होंने अपना जीवन पानी में शुरू किया और धरती पर जीवन की कहानी का पहला चैप्टर लिखा। एल्गी के बेसिक कैरेक्टर्स बहुत ही सिंपल हैं। पहली बात, इनका शरीर थैलॉइड होता है। इसका मतलब है कि इनमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होते। दूसरी बात, इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ऑटोट्रोफिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में ही मिलेंगे। इनका रिप्रोडक्शन भी 3 तरीकों से होता है। वेजिटेटिव, जो फ्रैगमेंटेशन से होता है, मतलब पौधा टुकड़ों में टूटकर नए पौधे बना लेता है। एसेक्सुअल, जो जूस्पोर्स जैसे स्पेशल स्पोर्स से होता है। और सेक्सुअल, जिसमें गमीट्स का फ्यूजन होता है। अब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल पक्का आता है। ये 3 तरह का होता है। सबसे सिंपल है आइसोगैमस। इसमें जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में। फिर आता है एनिसोगैमस। इसमें फ्यूज होने वाले 2 गैमेट्स साइज में अलग अलग होते हैं, जैसे यूडोरिना में। और सबसे एडवांस्ड है ऊगैमस। इसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल यानी चल फिर नहीं सकने वाला फीमेल गैमेट होता है और एक छोटा मोटाइल मेल गैमेट आकर उससे फ्यूज करता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। दोस्तों, ये टेबल आपकी परीक्षा के लिए एक गोल्ड माइन है। एल्गी की 3 मेन क्लासेस हैं। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है और ये स्टार्च के रूप में खाना स्टोर करते हैं। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, इनका भूरा रंग एक खास पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है और इनका स्टोर्ड फूड है मैनेटॉल और लैमिनेरिन। और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, जिनका लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से होता है। इनका स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। एक बहुत जरूरी बात याद रखिए जो अक्सर पूछी जाती है, रेड एल्गी में फ्लैजेला बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं जो सीधे सीधे एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगार। जी हाँ, वही अगार जिसका इस्तेमाल लैब्स में बैक्टीरिया उगाने से लेकर आपकी आइसक्रीम और जेली बनाने तक में होता है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी से एल्जिन और रेड एल्गी से कैराजीन जैसे हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं। और सोचिए जरा, क्लोरेला जैसा सिंगल सेल्ड एल्गा
इतना प्रोटीन रिच है कि स्पेस में जाने वाले यात्री इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। तो एल्गे ने पानी में तो जीवन शुरू कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है उन पायनियर्स की तरफ जिन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा। ये थे ब्रायोफाइट्स, और जमीन पर आना इनके लिए आसान नहीं था। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फिबियन कहा जाता है। ये लाइन नीट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर क्यों? सोचिए, एक मेंढक की तरह जो रहता तो जमीन पर है, लेकिन अंडे देने के लिए उसे वापस पानी में जाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट्स जमीन पर तो उगते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो पानी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एक और खास बात, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को समझना सबसे ज़रूरी है। ब्रायोफाइट्स में जो मेन पौधा आपको दिखता है वो है गैमीटोफाइट, जो हैप्लॉइड एन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉइड 2n होता है। लेकिन ये स्पोरोफाइट आज़ाद नहीं होता। ये अपने खाने पीने यानी नरिशमेंट के लिए पूरी तरह से गैमीटोफाइट पर निर्भर रहता है, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह जो अपने होस्ट से चिपका रहता है। ब्रायोफाइट्स के दो मुख्य ग्रुप हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेज। लिवरवर्ट्स जैसे कि मार्चेंटिया की बॉडीज थायलॉइड होती है। इनमें जेमा कप्स में जेमाई बनते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉसेज में गैमीटोफाइट की दो स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरी है लीफी स्टेज। मॉसेज का स्पोरोफाइट भी लिवरवर्ट से ज्यादा डेवलप्ड होता है। और हाँ, स्फैग्नम एक बहुत फेमस मॉस है जिससे पीट बनता है, जो फ्यूल की तरह यूज होता है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन बी, डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ये ब्रायोफाइट्स का एक डिफाइनिंग फीचर है कि उनका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पर पोषण के लिए पूरी तरह से निर्भर होता है। चलिए अब देखते हैं कि एवोल्यूशन की कहानी आगे कैसे बढ़ी। अगला बड़ा कदम था एक प्लम्बिंग सिस्टम का विकास, जिसने पौधों को जमीन पर असली जीत दिलाने में मदद की। ये टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम था। ये धरती के पहले ऐसे पौधे थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज थे, यानी जाइलम और फ्लोएम। सोचकर देखिए, इसी की वजह से इनमें पहली बार असली जड़, तना और पत्तियां बन पाईं। अब ये पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक आसानी से पहुंचा सकते थे, और इसी दम पर ये ज्यादा लंबे हो सके और पानी से थोड़ा दूर भी जा पाए। अब यहाँ लाइफ साइकिल पूरी तरह से पलट गई है। ब्रायोफाइट्स के बिल्कुल उलट टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखती है वो स्पोरोफाइट 2n होती है। इनका गैमीटोफाइट, जिसे प्रोथैलिस कहते हैं, छोटा और फ्री लिविंग तो है, लेकिन उसे उगने के लिए ठंडी और नमी वाली जगह चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें अब भी पानी की जरूरत पड़ती है, जो उनके फैलाव को रोक देता है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर पिटेरोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मतलब वो एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं। लेकिन सेलाजिनेला और सल्वीनिया जैसे कुछ जीनस हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब वो दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और बड़े मेगास्पोर्स जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। दोस्तों, ये एवोल्यूशन में सीड हैबिट की तरफ, यानी बीज बनाने की आदत की तरफ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम था। और अब आते हैं अगली महान क्रांति पर, वो क्रांति जिसने पौधों की पानी पर निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया। और ये मुमकिन हुआ बीज यानी सीड के आविष्कार से। जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब ही है नेकेड सीड्स, यानी नग्न बीज। इन पौधों में ओव्यूल्स किसी भी ओवरी वॉल के अंदर बंद नहीं होते और फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले सीड्स भी खुले में यानी एक्सपोज्ड रहते हैं। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स आज़ाद नहीं थे। वो अब पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही स्पोरेंजिया के अंदर सुरक्षित रहते थे, जिससे उनके बचने के चांस कई गुना बढ़ गए। जिम्नोस्पर्म्स ने सूखी जमीन पर रहने के लिए कुछ जबरदस्त एडेप्टेशंस किए। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं, उन पर थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमाटा होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। पाइनस जैसे पौधों में माइकोराइजा होती है जो फंगस के साथ एक दोस्ती है, और साइकस में कोरालॉइड रूट्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पॉलन ग्रेन्स हवा से उड़कर जाते हैं, जिसने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइकस। आपको ये यूनिक फीचर्स याद रखने होंगे, जैसे साइकस में कोरोलाइड रूट्स और पाइनस में माइकोराइजा का होना। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब हम पहुंच गए हैं प्लांट एवोल्यूशन के शिखर पर, उसके क्लाइमैक्स पर।
आइए उस ग्रुप को देखते हैं जो आज हमारी पृथ्वी पर राज कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम अपनी इस कहानी को इस सीधे से कंपैरिजन के साथ खत्म करते हैं। सवाल उठता है कि जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में बीज होते हैं तो उन्हें अलग क्यों माना जाता है? जवाब सिंपल है, जिम्नोस्पर्म्स में बीज नेकेड यानी नग्न होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में वे एक फल के अंदर सुरक्षित एनक्लोज्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन्स होते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के पास है खूबसूरत फ्लावर्स। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं। फ्लावर और फ्रूट जैसे इन शानदार इनोवेशंस ने एंजियोस्पर्म्स को पृथ्वी पर पौधों का सबसे सफल और सबसे डाइवर्स ग्रुप बनने में कैसे मदद की, इस पर जरूर सोचिएगा।